Hello everyone, welcome back again to the chapter Poets and Pancakes. So let's come to the next part of this chapter. लास्ट हमारा फिनिश हुआ था कि हमने पढ़ा कि एडिटर है या पोएट है, वो डिस्कशन चल रहा था. तो आगे देखते हैं. वी आर प्रोसीडिंग फ्रॉम द रेड मार्क. He wasn't the editor of any of the known names of British publications in Madras. अब क्या कह रहे हैं कि जो एडिटर वो आने वाला था वो ब्रिटिश के जितने भी पब्लिकेशंस थे मद्रास में, जो उनको पता था जिनके बारे में, उन पब्लिकेशंस में वो किसी का भी एडिटर नहीं था. दैट इज़ दोज नोन एट द जेमिनी स्टूडियोज़. इतना ही था जो जेमिनी स्टूडियो वालों को मालूम था. सिंस द टॉप मैन ऑफ द हिंदू वर टेकिंग द इनिशिएटिव. टॉप मैन ऑफ हिंदू का मतलब है जो हिंदुओं के ज़्यादा अपने आप को थोड़ा सा बड़ा समझते हैं, उच्चतम दर्जे के जो लोग होते हैं, वो क्या इनिशिएटिव ले रहे थे, मतलब वो क्या बातें बोल रहे थे. द सरमाइज वॉज द पोएट वॉज द एडिटर ऑफ अ डेली. सरमाइज का मतलब होता है गैस करना, कि वो गैस कर रहे थे, अनुमान लगा रहे थे कि जो ये पोएट है ना, द पोएट वॉज द एडिटर ऑफ अ डेली. वो एक डेली का मतलब होता है न्यूज़पेपर, एक ऐसे न्यूज़पेपर का एडिटर होगा, बट नॉट फ्रॉम द मैनचेस्टर गार्जियन और द लंदन टाइम्स. अब क्या कह रहे हैं कि जो ये पोएट है ये हाँ किसी डेली न्यूज़पेपर का एडिटर है, लेकिन द मैनचेस्टर गार्जियन और द लंदन टाइम्स ये दो न्यूज़पेपर के नाम हैं जो इंग्लैंड के थे. ठीक है, तो लंदन क्या है, वो इंग्लैंड की कैपिटल है. वहाँ के जो ये दो न्यूज़पेपर हैं इनमें से वो किसी का भी एडिटर नहीं है, इतना वो श्योर थे. तो वहाँ किसी और का हो सकता है. दैट वॉज ऑल दैट इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड अमंग अस न्यू. ये इतना ही था जितना हमारे बीच में जो ऐसे बंदे थे ना जिनको बहुत नॉलेज थी, उनको भी इतना ही पता था, इससे ज़्यादा उनको नहीं पता था. किसके बारे में? इस विजिटर के बारे में जो अब हमारे यहाँ पर जेमिनी स्टूडियो में आने वाला था. आगे देखते हैं. एट लास्ट अराउंड 4 in the afternoon द पोएट अराइव्ड. अब फाइनली वो जो पोएट था या एडिटर था, पता नहीं वो कौन था, अभी तक कन्फ्यूज़न चल रही है सबको, वो पहुँच गया. ही वॉज अ टॉल मैन, वेरी इंग्लिश, वेरी सीरियस. वो बड़ा ही लंबा सा आदमी था, बड़े ही इंग्लिश टाइप का लग रहा था और बड़ा ही सीरियस लग रहा था. एंड ऑफ कोर्स वेरी अननोन टू ऑल ऑफ अस. और बिल्कुल हम सबसे वो अननोन था, मतलब हम में से कोई भी उसको नहीं जानता था. Battling with half a dozen pedestal fans on the shooting stage, the boss read out a long speech. अब जो हमारे बॉस हैं, अशोकामित्रम जी क्या कह रहे हैं कि जो हमारे बॉस हैं, बॉस कौन है हमारे, बताओ. मैंने आपको बताया बहुत बार. हाँ जी, बॉस कौन है हमारे? एस वसन. अब जो एस वसन थे हमारे बॉस, उन्होंने एक बहुत लंबी स्पीच दी. कहाँ जाकर? शूटिंग वाला, जहाँ हम शूटिंग करते थे ना, उस स्टेज पर जाकर. और कैसे? बैटलिंग विद अ हाफ डजन ऑफ पेडेस्टियल फैंस. पेडेस्टियल फैंस क्या होते हैं? जो पंखे नहीं होते स्टैंडिंग, जिसको हम ज़मीन पे पंखे को रख देते हैं हवा लेने के लिए, नॉट कूलर. पंखा पहले के टाइम में काफ़ी घरों में होता था, आप लोगों ने देखा होगा. तो एक तो सीलिंग फ़ैन होता है, छत वाला पंखा, वो नहीं. एग्जॉस्ट फ़ैन, वो नहीं. एक पेडेस्टियल फ़ैन होता है जिसको हम स्टैंडिंग पोजीशन में रख सकते हैं. ठीक है, तो बैटलिंग विद हाफ अ डजन पेडेस्टियल फैंस, मतलब उस शूटिंग स्टेज पर कम से कम भी आधा दर्जन वो पंखे खड़े हुए थे और उनसे बैटलिंग करते हुए, मतलब युद्ध करते हुए कहने का मतलब है कि उनसे ओवरकम करते हुए, अपने आप को उनसे बचाते हुए वो स्टेज तक पहुँचे और एक लंबी सी स्पीच उन्होंने दे दी. किसने दे दी? बॉस ने. It was obvious that he too knew precious little about the poet. अरे ये तो बड़ा आम ही था, दिख रहा था कि बॉस को भी उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है. The speech was all in the most general terms, but here and there it was peppered with words like freedom and democracy. अब क्या बता रहे हैं अशोकामित्रम जी कि जो बॉस की स्पीच थी ना, वो नॉर्मली जनरल टर्म्स की थी, आम ही बोल रहे थे वो, बट कहीं कहीं पर पेपर्ड का मतलब होता है, देखिए जैसे हम कुछ खाना खा रहे हैं, सैलेड या कुछ, तो काली मिर्च ऐसे छिड़क देते हैं ना, तो पेपर्ड का मतलब यही होता है कि कहीं कहीं पर यूज़ कर लेना कुछ वर्ड को. तो उन्होंने फ्रीडम और डेमोक्रेसी जैसे भारी भरकम वर्ड्स कहीं कहीं पर यूज़ किए थे. देन द पोएट स्पॉक. ही कुडंट हैव एड्रेस्ड अ मोर डेज्ड एंड साइलेंट ऑडियंस. No one knew what he was talking about and his accent defeated any attempt to understand what he was saying. अब क्या कह रहे हैं? अब जो है बॉस की स्पीच के बाद किसने बोलना स्टार्ट किया? पोएट ने, फाइनली जो आया था गेस्ट. अब वो एड्रेस ही नहीं कर पा रहा था ऐसी ऑडियंस को जो बिल्कुल साइलेंट है और डेज्ड है. डेज्ड मतलब कन्फ्यूज है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि ये पोएट है या एडिटर है. दे ऑल वर कन्फ्यूज्ड.
नो वन न्यू, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है। क्यों समझ नहीं आ रहा था? वो सब मद्रास के थे, तमिल, ठीक है, वहाँ की लैंग्वेज, और वो कौन सा एक्सेंट यूज़ कर रहा था? अपना इंग्लिश, और वो भी एकदम परफेक्ट एक्सेंट, प्योर इंग्लिश में, तो किसी को भी वो समझ पाना बड़ा ही मुश्किल था। द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर, 1 घंटे तक वो चीज़ चलती रही। देन द पोएट लेफ्ट एंड वी ऑल डिस्पर्स्ड इन अटर बैफलमेंट। बैफलमेंट मीन्स कन्फ्यूज़न, हमें सबको क्या होने लगी? कन्फ्यूज़न होने लगी। तो आप इसका मीनिंग लिख लीजिए, बैफलमेंट मीन्स कन्फ्यूज़न। क्लियर? ये देखिए आप, लुक एट द वर्ड हियर, ओके, बैफलमेंट मीन्स कन्फ्यूज़न। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड। तो जो वो लोग थे वो सबके सब डिस्पर्स हो गए, वहाँ से चले गए 1 घंटे के बाद, और कन्फ्यूज़न में ही रहे। What are we doing? What is an English poet doing in a film studio which makes Tamil films or for the simplest sort of people? अब लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि भाई हम क्या कर रहे हैं, और ये इंग्लिश पोएट यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे कहाँ पे? जो देख, फिल्म स्टूडियो है, और यहाँ पे तमिल की फिल्म्स बनती हैं, वो भी साधारण लोगों के लिए। तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है? People whose lives least afforded them the possibility of cultivating a taste for English poetry. The poet looked pretty baffled too, for he too must have felt the sheer incongruity of his talk about the thrills and travels of an English poet, and his visit remained an unexplained mystery. Firstly, आप कुछ 2-3 वर्ड्स के मीनिंग लिखिए पहले, तब ये लाइन्स क्लियर होंगी। सबसे पहले आप मीनिंग लिख लीजिए, कल्टिवेटिंग। डिड यू गेट द वर्ड? कहाँ पर है मिला? सी हियर, कल्टिवेटिंग। और एक आपको लिखवाऊंगी मैं, इनकॉन्ग्रुइटी। क्लियर? पहले आप ये 2 वर्ड्स लिख लीजिए, देन हम लिखेंगे थ्रिल्स एंड ट्रेवल्स। कल्टिवेटिंग का मतलब लिख लीजिए डेवलपिंग। कोई चीज़ जब डेवलप होती है, धीरे धीरे ग्रो होती है, दैट इज़ नोन एज कल्टिवेटिंग। एंड इनकॉन्ग्रुइटी का मतलब लिख लीजिए आप स्ट्रेंज, अजीब। नोट डाउन हो गया? ओके। अब थ्रिल्स एंड ट्रेवल्स का मतलब लिख लीजिए। थ्रिल्स का मतलब होता है एक्सपीरियंसेस, क्या मेरी लाइफ में थ्रिलिंग हो रहा है, क्या मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ किन किन चीज़ों का। एंड ट्रेवल्स का मतलब एफर्ट्स, मैं कितनी मेहनत, कितनी कोशिश कर रही हूँ, वो सब चीज़ें। क्लियर है? अब देखिए, अब क्या बता रहे हैं इन लाइन्स में कि वो जो पोएट आया था वो खुद भी बड़ा लुक्ड प्रेटी बैफल्ड टू, वो खुद भी कंफ्यूज था ऐसे लोगों के सामने, क्योंकि उसको भी पता था कि मेरी बातें ये जो सामने वाले हैं वो समझ नहीं पा रहे, बिकॉज उसका एक्सेंट अलग था, उसकी लैंग्वेज अलग थी। तो जो वो समझाना चाहता था वो हमारी ऑडियंस, मतलब हम लोग समझ नहीं पा रहे थे, हमारा टेस्ट कल्टिवेट नहीं हो रहा था, हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग वो नहीं बोल रहा था। ठीक है? और ये बात उसे भी पता थी, तो इसीलिए कि वो यहाँ पर आया किस लिए था, ये हमेशा एक क्या बन के रह गई, मिस्ट्री। मिस्ट्री मतलब एक रहस्य बन के रह गया कि भला वो यहाँ पर आया ही क्यों था। क्लियर? आगे चले? ओके। यस, आगे देखिए। The great prose writers of the world may not admit it, but my conviction grows stronger day after day that prose writing is not and cannot be true pursuit of a genius. पहले आप वर्ड्स के मीनिंग लिखिए। प्रोज राइटर का मतलब होता है जो स्टोरी राइटर्स जिसको हम बोलते हैं, जो स्टोरीज लिखते हैं। क्लियर? प्रोज राइटर्स। अब आप कन्विक्शन का मतलब लिखिए। कन्विक्शन मीन्स विश्वास, बिलीफ, ऐसा मानते हैं ना, हम कहते हैं कि हम ऐसा मानते हैं, तो दैट इज कन्विक्ट करना, कन्विक्शन। देन एक मीनिंग और लिख लीजिए, परसुइट। परसुइट ऑफ अ जीनियस। परसुइट का मतलब हॉबी, किसी की आदत, कि हम रोज ये काम करते हैं तो मेरी हॉबी बन गई है, दैट इज परसुइट। हैव यू रिटन द वर्ड्स? ओके, नाउ अंडरस्टैंड द मीनिंग। क्या कह रहे हैं यहाँ पे अशोकामित्रम जी कि द ग्रेट प्रोज राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड में नॉट एडमिटेड, जो महान बड़े बड़े स्टोरी राइटर्स हैं वो शायद इस बात को नहीं मानेंगे, बट लेकिन माई कन्विक्शन ग्रोज, लेकिन मेरा विश्वास इस बात को लेकर बढ़ता जाता है, स्ट्रोंगर होता जाता है डे बाय डे। दैट, क्या मानता है वो क्या कह रहा है कि जो बड़े बड़े राइटर्स नहीं मानेंगे वो मैं मानता हूँ। वो क्या बात है? वो बात ये है कि प्रोज राइटिंग इज नॉट एंड कैन नॉट बी ट्रू परसुइट ऑफ अ जीनियस, कि अगर कोई सच में जीनियस इंसान है ना, तो प्रोज राइटिंग उसकी हैबिट या उसकी हॉबी कभी भी हो ही नहीं सकती।
क्योंकि प्रोज राइटिंग एक ऐसी चीज़ है जो आप बचपन से ही सोचते नहीं हो कि मुझे एक इस चीज़ में जीनियस बनना है, वो आपके अंदर होता है तो धीरे धीरे आप उस चीज़ के जीनियस बन जाते हैं। क्लियर? इट इज़ फॉर द पेशेंट, परसिस्टेंट, परजर्विंग ड्रज विद अ हार्ट सो श्रंकन दैट नथिंग कैन ब्रेक इट। अब क्या कह रहे हैं, यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। इट इज़ फॉर का मतलब क्योंकि, बिकॉज उस बंदे के अंदर, उस इंसान के अंदर जो प्रोज लिखता है, इतनी ज़्यादा पेशेंस पावर बढ़ जाती है, सहन शक्ति बढ़ जाती है, परसिस्टेंट हो जाता है, मतलब वो कॉन्टिन्यू एफर्ट्स करता जा रहा है, मेहनत करता जा रहा है, क्योंकि हमने एक बार कुछ लिखा, ठीक है। अब परसर्विंग जज का मतलब क्या है, जैसे कोलू के बैल की तरह काम करना, गधे की तरह, मतलब अपने ऊपर बोझ ढोता जा रहा है ना वो, ऐसे ही हम भी अपने ऊपर इतना, अगर हम प्रोज राइटिंग लिख रहे हैं ना, तो ये तो है नहीं एक बार में ही हमारा सिलेक्शन हो गया, हमने कुछ प्रोज लिखा, पसंद नहीं आया, चलो भाई दोबारा, पसंद नहीं आया, रिजेक्ट हो गया, फिर लिखेंगे, नेक्स्ट टाइम फिर लिखेंगे। तो वो बंदे के अंदर इतनी ज़्यादा सहनशीलता की शक्ति आ जाती है कि वो बार बार रिजेक्शन को बर्दाश्त करता है, और उसका हार्ट, उसका दिल इतना सिकुड़ जाता है इन चीज़ों से कि कोई चीज़ उसे ब्रेक नहीं कर सकती। रिजेक्शन स्लिप्स डोंट मीन अ थिंग टू हिम। जो उसको रिजेक्शन स्लिप्स मिलती हैं, कहने का मतलब है जो उसका बार बार रिजेक्शन होता है ना, उन चीज़ों से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। He at once sets about making a fresh copy of the long prose piece and sends it to the another editor and closing postage for the return of the manuscript. सबसे पहले आप मैन्यूस्क्रिप्ट का मीनिंग लिख लीजिए। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती है? मैन्यूस्क्रिप्ट, जैसे मान लो अगर मैं कोई प्रोज या कुछ लिख रही हूँ, अब मैंने वो लिख तो दिया, मेरा हैंड रिटन है या वो टाइप फॉर्म में भी हो सकता है, वो जस्ट अभी मेरे पास लिखा हुआ ही है, उसको किसी ने छापा नहीं है, पब्लिश नहीं किया है, तो दैट इज़ मैन्यूस्क्रिप्ट, ओरिजिनल कॉपी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो अब इन लाइंस में क्या कह रहे हैं कि रिजेक्शन होने के बाद वो इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि कोई अगर उनकी रिजेक्ट भी करता है ना, तो वो इजीली रिजेक्शन ले लेते हैं और कहते हैं अच्छा ये पसंद नहीं आया, चलो वो फ्रेश कॉपी बनाते हैं, मतलब दोबारा से क्रिएट करते हैं, उसको पोस्ट कराते हैं, उस मैन्यूस्क्रिप्ट को डालकर, ओरिजिनल कॉपी को डालकर उसमें पोस्ट कराते हैं। क्लियर? It was for such people that the Hindu had published a tiny announcement in an insignificant corner of an unimportant page. अब क्या कह रहे हैं, देखो, इट वॉज फॉर सच पीपल दैट हिंदू हैड पब्लिश्ड। अब हिंदू की बात कर रहे हैं कि उन्होंने एक टाइनी अनाउंसमेंट, मतलब छोटी सी एक घोषणा, एक अनाउंसमेंट कर दी थी, किस बारे में? इन एन इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर ऑफ एन अनइम्पॉर्टेंट पेज, अ शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय अ ब्रिटिश पीरियोडिकल बाय द नेम द एनकाउंटर। अब ये जो द एनकाउंटर है ना, ये यहाँ पर बुक का नाम है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये द एनकाउंटर क्या है? बुक का एक नाम है। अब क्या कह रहे हैं कि एक ना अनइम्पॉर्टेंट पेज, कहने का मतलब है एक किसी न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट आ गई कि एक कॉन्टेस्ट किया जा रहा है। किस चीज़ का कॉन्टेस्ट हो रहा है? एक प्रतिस्पर्धा हो रही है। किस चीज़ की? शॉर्ट स्टोरी की प्रतिस्पर्धा हो रही है, और इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? ब्रिटिश कर रहे हैं इसको ऑर्गेनाइज, ठीक है। द एनकाउंटर बुक वाले कर रहे हैं। ऑफ कोर्स द एनकाउंटर, जस्ट अ मिनट, लेट मी इरेज दिस ऑल सो दैट यू कैन रीड प्रॉपरली। ओके, now let's see forward. The encounter wasn't a known commodity among the Gemini literati. अब पहले आप लिटरेटी का मीनिंग समझिए। लेट मी अंडरलाइन द वर्ड लिटरेटी, ठीक है। ओके, लिटरेटी क्या होता है? जैसे कोई इंसान बहुत एजुकेटेड भी है और वो लिटरेचर में इंटरेस्टेड है, तो उसे बोलेंगे हम लिटरेटी। क्लियर? आप लिख लीजिए सारे मीनिंग साथ साथ जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो एनकाउंटर नाम की जो ये बुक थी, ज़्यादा नॉन नहीं थी, सिर्फ जो जेमिनी के ज़्यादा लिटरेचर में इंटरेस्ट रखने वाले लोग थे उनको इसके बारे में पता था। I wanted to get an idea of the periodical before I spent a considerable sum in postage sending a manuscript to England. अब आई कौन है यहाँ पे? अशोकामित्रम जी। वो क्या कह रहे हैं कि मेरा भी मन था कि मैं करूँ इसमें पार्टिसिपेट, लेकिन मुझे उस पीरियोडिकल के बारे में, मतलब वो जो पूरी सूचना थी उसके बारे में जानना था कि कितना सम लगेगा, कितना अमाउंट मुझे पोस्ट करना पड़ेगा, मैं इंग्लैंड में ये मैन्यूस्क्रिप्ट भेजूँ, इससे पहले मुझे पूरी इसके बारे में जानकारी चाहिए थी। In those days, the British Council Library had an entrance with no long winded signboards and notices to make you feel you were sneaking into a forbidden area. First of all, write down the meaning of sneaking. Sneaking का मतलब होता है चुपचाप से, बिना किसी को पता चलने, ठीक है।
तो अब क्या कहना चाह रहे हैं कि जो इन दोज डेज, उस समय पर क्या होता था, द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी थी जो ब्रिटिश वालों ने बनाई हुई थी, ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी थी, जहाँ पर आप कोई बाहर साइन बोर्ड नहीं है, कुछ नोटिस नहीं है, मीन्स वहाँ पर आप चुपचाप जा सकते हो, जैसे कि गलती से आ गए, हमें तो पता नहीं था, इस तरह से आप बिहेव कर सकते हो, आप चुपचाप से जाओ और चुपचाप से आ जाओ, किसी को पता ना चले, कोई नोटिस बोर्ड, कोई साइन बोर्ड कुछ नहीं लगा हुआ था। क्लियर? And there were copies of the encounter lying about in various degrees of freshness, almost untouched by the readers. और वहाँ पर बहुत सारी अलग अलग डिग्री की बुक्स पड़ी हुई थी जो बिल्कुल फ्रेश थी। द एनकाउंटर नाम की बहुत सारी कॉपीज़ रखी हुई थी, उस जो हमने अभी पढ़ा ना, एनकाउंटर नाम की बुक थी द एनकाउंटर, तो उसकी बहुत सारी कॉपीज़ रखी हुई थी जो बिल्कुल फ्रेश थी, अनटच्ड थी, जो मतलब रीडर्स ने अभी उसको पढ़ा भी नहीं था। When I read the editor's name, जैसे ही मैंने उस बुक को उठाया और एडिटर का नेम पढ़ा, I heard a bell ringing in my shrunken heart, तो मेरे उस सिकुड़े हुए दिल में ज़ोर ज़ोर से घंटियाँ बजने लगी। वो सॉन्ग है ना, तूने मारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी, बस इसके साथ वही होने लग गया। इट वॉज द पोएट हु हैड विजिटेड द जेमिनी स्टूडियो। देखो क्या हुआ, ये जो बुक इसने उठाई ना, इसका जो पोएट था वो कौन था, ये जो एडिटर था इसका वो कौन था, ये वो पोएट था जो इनके जेमिनी स्टूडियो पर आया था। आई फेल्ट लाइक आई हैड फाउंड अ लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर। अब अशोका मित्रम जी कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा कोई मेले में बिछड़ा हुआ भाई मुझे मिल गया हो। मुझे वो नाम पढ़ के इतनी खुशी हुई। क्यों खुशी हुई? क्योंकि उस समय सभी कंफ्यूज थे कि ये जो आया है ये पोएट है या एडिटर है, ये कौन है, उनको कुछ पता नहीं चल रहा था। फाइनली अब इसे पता चल गया कि ये एडिटर था और इस बुक का एडिटर था। And I sang as I sealed the envelope and wrote out his address. और मैं गुनगुनाने लगा जैसे, और मैंने उस एनवलप को सील किया जैसे ही, और wrote out his address, और उसका एड्रेस भी अपने पास नोट कर लिया। तो क्लियर एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइट डाउन ऑल द डिफिकल्ट वर्ड्स एंड रीड इट अगेन एंड अगेन। थैंक यू।